नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की अमर कृति भारत दुर्दशा नाटक के बारे में। तो शुरू करते हैं भारत दुर्दशा नाटक का एक विस्तृत अध्ययन। देखिए, यहाँ भारत दुर्दशा एक विशेष अध्ययन से जुड़े बहुत सारे बिंदुएं दी गई हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले बिंदु पर आते हैं, जो है भारतेंदु की संक्षिप्त जीवनी। हमें उनके जीवनी के बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। वे प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज थे और उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र उपनाम गिरधर दास हिंदी के अच्छे कवि और अपने समय के प्रगतिशील व्यक्तियों में से थे। जब वे 5 वर्ष के थे तब उनकी माता पार्वती देवी का और जब वे 10 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। यद्यपि वे 3-4 वर्ष तक बनारस के क्वींस कॉलेज में बराबर पढ़ने जाते थे, किंतु उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वह स्वाध्याय द्वारा। वे भारतवर्ष की लगभग सभी प्रधान भाषाएं जानते थे। 5-6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मन्ना देवी से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की और अवसर मिलने पर सदैव अंधविश्वास और अप्रामाणिकता का विरोध किया। उन्होंने स्वदेशी, निज भाषा उन्नति, राष्ट्रीयता, भारत की उन्नति, स्त्री शिक्षा आदि बातों पर सदैव जोर दिया। 6 जनवरी 1885 को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में उनका देहांत हो गया। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया था। उनकी पुत्री विद्यावती एक विदुषी महिला थी। भारतेंदु की लोकप्रियता का प्रमाण इसी से मिलता है कि सारे देश ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। भारतेंदु की प्रतिभा चौमुखी थी और उन्होंने विविध प्रकार से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। तो भारतेंदु के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर, जो है भारत दुर्दशा एक परिचय। देखिए, रचना पद्धति की दृष्टि से भारत दुर्दशा मिश्र रचना है, अर्थात इसमें तरह तरह के शैलियों का प्रयोग किया गया है, स्टाइल्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात उसमें नवीनता और प्राचीनता का मिश्रण है। भारत दुर्दशा में 6 अंक है, अर्थात 6 पाठ हैं। कथा भाग की दृष्टि से उसमें पूर्ण नवीनता है, क्योंकि उसका उद्देश्य देश वत्सलतापूर्ण और समाज संस्कारक है। हास्य अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता के स्थान पर उसमें वीर और करुण रस की प्रधानता है। नाटकीय रचना में आधुनिक दृश्य योजना कथानक वैचित्र्य की दृष्टि से रखी जाती है और उसके द्वारा कथांश के विविध सूत्र एक अंक के अंतर्गत संगठित किए जाते हैं। भारत दुर्दशा में यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके अंक कथानक के सीधे साधे स्थूल विभाजन है। प्रत्येक अंक की कथा स्वतः पूर्ण नहीं है। आगे क्या होने वाला है इस बात की उत्सुकता बनी रहती है। साथ ही उनके द्वारा रसोद्रेक के स्थायी प्रभाव की सृष्टि होती है। ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद ना तो प्रारंभिक भूमिकाएं और ना अंत में भरतवाक्य है, अर्थात अगर हम लोग देखें तो जो मापदंड एक नाटक के लिए नाट्य शास्त्र में या अन्य साहित्य शास्त्र में तय किए गए हैं, ये उसको तोड़ती है, उसका विखंडन करती है। साथ ही साथ इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि दृश्य योजना के तहत कथानक वैचित्र्य की दृष्टि से रखी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक अंक खत्म होते होते उसका कोरिलेशन दूसरे अंक के साथ होता है, जिस वजह से दूसरे अंक में क्या होने वाला है ये जानने की इच्छा हर पल बलवती होती जाती है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है पात्र
परिचय या नाटक के पात्र। देखिए, इस पाठ में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटकों के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साधारणतः हम लोग देखते हैं कि नाटक में कोई व्यक्ति है जिसका नाम होगा और वो नाटक में भूमिका अदा कर रहा है, अर्थात वो पात्र है। लेकिन इस नाटक में जो पात्र है वो मनोभाव है, मानसिक विकृतियां हैं, जो हमारी सोच है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, उन्हीं का मानवीकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशन करके पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये पात्र हैं भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यानाश फौज, आलस्य मदिरा, अंधकार, निर्लजता, आशा, डिसलॉयल्टी, धर्म, रोग, बीमारी और तरह तरह के पात्र हमें इस नाटक में देखने को मिलेंगे जो एक प्रकार के मनोभाव हैं। अच्छा, अब हम लोग नाटक के अंकों का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करते जाते हैं ताकि ये नाटक भी आपके जहन में बहुत ही गहराई से बैठ जाए। तो नाटक में कुल 6 अंक है। हम लोग पहले अंक पर आते हैं। नाटक के अंक, जिसमें अभी हम लोग आ गए हैं पहले अंक पर। देखिए, भारत दुर्दशा नाटक का कथानक 6 अंकों में इस प्रकार विभाजित है। देखिए, भारत दुर्दशा मंगलाचरण से शुरू होता है जो इस प्रकार है। जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच्छ अचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। अर्थात सतयुग की स्थापना पुनः करने के लिए हम लोगों को मलेच्छों के आचार को नाश करना पड़ेगा, अर्थात हमें उन लोगों का नाश करना पड़ेगा जो भारत की मजबूत जड़ों को दीमक की भांति खा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों को अपनी जंग लगी तलवार को धार लगानी पड़ेगी और कृष्ण कल की अवतार धारण करना पड़ेगा। पहला अंक, स्थान, वीथी या रास्ता, एक रास्ता है। देखिए, एक योगी लावनी गाता है। लावनी एक प्रकार का गीत होता है जिसमें प्रशंसा गीत गाए जाते हैं। तो एक योगी लावनी गाता है जिसमें भारत की दुर्दशा को देख अपना दुख व्यक्त करता है और कहता है कि हे मेरे भारत के भाइयों, आओ हम सब मिलकर रोएं, क्योंकि भारत की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती है। जिस देश को भगवान ने सबसे पहले बलवान एवं धनवान बनाया, जिसे सबसे पहले सभ्यता का वरदान मिला, जिस देश को सबसे पहले रूप, रंग, रस यानी कलाकृतियों का ज्ञान दिया गया, आज वही देश सबसे पीछे हो गया है। इसी कारण हमारे भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। योगी अपनी लावनी से उन भाग्यशाली दिनों की याद दिलाता है जब यहाँ पर राम, युधिष्ठिर, वासुदेव कृष्ण, ययाति, सरयाति, शाक्य, नहुस, परमदानी, हरिश्चंद्र, भीम, कर्ण एवं अर्जुन जैसे अमर आत्माओं और योद्धाओं ने जन्म लिया था और आज उनकी ही पावन भूमि पर दुख का घोर अंधेरा छाया हुआ है। योगी कहता है कि हम हमारी मूर्खता के कारण ही इस विकराल स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारी आपसी धार्मिक सांप्रदायिक लड़ाइयों के कारण ही दूसरे देशों का हम पर वर्चस्व स्थापित हो गया है और इसी तरह बुद्धि, विद्या, धन एवं बल सब कुछ नष्ट हो गया है। आज हम सब आलस, लालच, विकृत मानसिकता एवं कलह रूपी रोगों से पीड़ित हैं। योगी यह भी कहता है कि अंग्रेजों के राज में, यानी कि जब हमारा भारत देश अंग्रेजी शासन का पालन कर रहा था, उस समय सुख सामानों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ के सभी धन इकट्ठा कर अंग्रेज पुनः अपने देश ले जाते हैं और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण हमारा दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखते देखते सबके ऊपर आफत सी आ गई है और इसीलिए योगी कहता है कि भारत की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि नाटक के पहले अंत में हम लोगों को ये बता दिया जा रहा है एक योगी के लावणी गीत के माध्यम से कि भारत की दुर्दशा हो रही है और उसके कारणों के बारे में भी और स्वर्ण युग के बारे में भी बताया गया। और ये नाटक का जो पहला छंद है वो ये है,
रोअहू सब मिली के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो। ये काफ़ी लंबा है, मैंने छोटा सा यहाँ पर रखा है। तो यही नाटक का सबसे पहला पद या छंद है। अब हम लोग बढ़ते हैं नाटक के दूसरे अंक की ओर। नाटक का दूसरा अंक जो मंच पर दिखाया जाता है, एक स्थान जहाँ पर शमशान है, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौआ कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं। अर्थात ये जो दृश्य है ये दिखाता है कि भारत खंडित हो जा रही है, भारत में धर्म का नाश हो रहा है, सियार घूम रहे हैं, अर्थात हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, अस्थियां इधर उधर पड़ी है, अर्थात भूखमरी भी अपने चरम पर है। भारत फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट अर्थात आधा ताज आधा मुकुट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग लिए मंच पर उपस्थित होता है। अर्थात भारत की दशा भी बहुत खराब है। यहाँ के लोगों को वस्त्र नहीं मिल रहा है, उसके अंग शिथिल पड़ गए हैं, फटे कपड़े पहने हुए हैं। भारत कहता है, हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अर्थात महाभारत के युद्ध को टालने के उद्देश्य से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दूत के रूप में दुर्योधन के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि युद्ध को टाल दिया जाए और 5 पांडवों के लिए 5 गांव तुम दे दो। लेकिन उस पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना युद्ध के मैं तो सूची के समान अर्थात सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। अर्थात ये वीरोत्तम दुर्योधन गलत पक्ष में था, बावजूद उसके वो युद्ध करने को तैयार है। और आज की स्थिति देखिए, हम लोग सही होते हुए भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, बस सहे जा रहे हैं। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि वह शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। भारत रोता है और माता राज राजेश्वरी विजयनी अर्थात महारानी विक्टोरिया से अपनी रक्षा और लाज बचाने की विनती करता है। अरे देव ने तो सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अब भी संतुष्ट नहीं हुआ है। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। तभी भारत को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो उसे डराती है और डर के कारण भारत मूर्छा खाकर गिरता है। तभी लज्जा का त्याग किए, खुले सिर के साथ ऊंची चोली पहने, जिसका दुपट्टा यदा कदा गिरता पड़ता है, वह निर्लजता खानगियों का सा वेश लिए आती है। खानगियों अर्थात वेश्या का वेश लिए आती है और उसके स्वाभिमान को जगाने का प्रयास करते हुए कहती है कि तुमको अपने प्राण की फिक्र है? छी छी, जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। तब निर्लजता को पता चलता है कि भारत सचमुच बेहोश हो गया है। वह उसे लड़की के वेश में आशा की सहायता से उठा ले जाती है। अर्थात आशा वहाँ पर लड़की का वेश धारण किए हुए आती है और उसकी सहायता से वो भारत को उठा ले जाती है। तब आशा कहती है, मेरे होते हुए आज तक कोई मरा है, मैं इसे अभी जिलाती हूँ। तो नाटक के दूसरे अंक में हम लोगों ने देखा कि भारत विनती कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है महारानी विक्टोरिया से कि आप लोगों ने तो मुझे बहुत लूटा, अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब तो मेरी इस दीनहीन अवस्था पर दया खाइए। और उसके इस गिड़गिड़ाने की स्थिति को देखकर निर्लजता उसके आत्मस्वाभिमान को पुनः जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डर के कारण तो भारत मूर्छित हो गया था और निर्लजता आशा के साथ भारत को उठा कर लेकर जाती है और आशा कहती है कि जब तक मैं हूँ तब तक कोई नहीं मर सकता, मैं अभी इसे जिलाती हूँ। अब हम लोग आते हैं नाटक के
तीसरे अंक पर स्थान मैदान का है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्देव क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए आता है और कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। फूट, डाह, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्वार्थपरता आदि के सहयोग से और अपने सत्यानाशी फौज की सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। अर्थात भारत दुर्दशा का आगमन नाटक के तीसरे अंक में होता है और वो भारत को ललकारते हुए, उसे कटुवाणी कहते हुए ये कहता है कि अभी तो तेरी और भी दुर्गति बाकी है और तेरी दुर्गति मैं फूट, दाह, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्वार्थपरता आदि के सहयोग से करूँगा और ये सब सत्यानाशी फौज के एक एक सेनापति है। भारत दुर्देव ने सत्यानाशी फौज की मदद से धर्म को आधार बनाकर छुआछूत को बढ़ावा दिया और समूह में रहने वाले लोग टुकड़ों में विभाजित हो गए। अर्थात भारत दुर्देव ने सत्यानाशी फौज की मदद से धर्म रूपी सेनापति को आधार बनाकर भारत में छुआछूत को बढ़ावा दिया और लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। अर्थात एकता में अखंडता नहीं रही, एकता खंडित हो गई। भारत दुर्देव ने सत्यानाशी फौज से भारत विखंडन में संतोष की भूमिका के बारे में पूछा। संतोष भी यहाँ एक कैरेक्टर है। तो उसने कहा, महाराज संतोष ने भी बड़ा काम किया है, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया है। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा, पेंशन ही सही, अर्थात राजा का राज्य नहीं है, वो पेंशन से ही खुश है, संतुष्ट है। रोजगार ना रहा, सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर का ही सही, अर्थात व्यापार नहीं है तो घर में ही जो कुछ हो रहा है उसी में ही वो संतुष्टि से रह रहे हैं। अर्थात संतोष परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह कर खाते हैं, मक्खन और घी के बारे में सोचते भी नहीं है, उद्यम की ओर देखते ही नहीं है। निरुद्यम्यता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। भारत के सामुद्रिक व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। अर्थात भारत एक समय ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत अग्रणी था। समुद्र पार अर्थात समुद्र मार्ग से दूसरे देशों में जाकर व्यापार किया करता था और अथाह धनराशि अपने साथ लेकर भारत में आया करता था। वो सामुद्रिक व्यापार भी चौपट हो गया। फिर महाराज जो भारत की अथाह धन की सेना बची थी उसे परास्त करने के लिए अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश नामक सेनापतियों को भेजा गया। 4 बांके वीर भेजे गए। इन चारों ने सारी धन की जो दुर्गति की, पूछिए मत। भारत दुर्देव ने सत्यानाशी फौज की तारीफ की और उसे रोग, मदिरा, कर, मद्य, आलस और अंधकार को एक एक करके मेरे पास भेजो, उनसे उनकी रणनीति के बारे में भी जान लो। अब देखता है भारत किसके बल पर कूदेगा। अर्थात ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब एक एक प्रकार से सत्यानाशी फौज के सेनापति है जिन्होंने भारत को जड़ से कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें रोग भी शामिल है, मदिरा भी, कर अर्थात टैक्स भी शामिल है, मद्यपान अर्थात वही मदिरा, आलस, अंधकार इत्यादि। अब हम लोग आते हैं नाटक के चौथे अंक पर। देखिए, एक कमरे में मेज कुर्सी लगी है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। तभी रोग का आगमन होता है और वह कहता है, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित लोगों को ठगते हैं। धन्वंतरी, काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है और न सुश्रुत, वाग्भट और चरक ही हैं। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। मैंने देश को तबाह कर दिया है। अर्थात देश को तबाह करने में रोगों की भी भूमिका
महत्वपूर्ण रही है। इसी क्रम में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह, मोह आदि ये दोष रूपी पात्र देश का विनाश कर रहे हैं। इन्हीं के कारण भारत की दुर्गति हो रही है। अर्थात सत्यानाशी फौज के जितने भी सेनापति हैं सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 5वें अंक पर। देखिए, स्थान किताबखाना, 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक मराठी, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र और 2 देसी महाशय भारत दुर्देव के आतंक की चर्चा कर रहे होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 लोगों की एक कमेटी है जो ये निर्णय करेगी कि भारत को इस भारत दुर्देव के प्रकोप से कैसे बचाया जाए। इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक बंगाली या बंगाल का जिक्र इसलिए किया गया है कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था उत्तम थी। मराठी का जिक्र इसलिए किया गया है कि मराठों का राज्य कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ था। अखबार हाथ में लिए एडिटर अर्थात पढ़े लिखे सभ्य लोग, कवि तो खुद, और 2 देसी महाशय अर्थात आम जनता भारत दुर्देव के आतंक की चर्चा कर रहे होते हैं। वे एकजुट होकर भारत के पुनरुद्धार पर विचार कर रहे होते हैं। सभी अपने अपने उत्तम विचार सामने रख रहे होते हैं। यह कमेटी भारत को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास करती है, किंतु तभी पुलिस वेश में डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हकीम की इच्छा नामक दफ़ा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। अर्थात ये जो 7 लोगों की टीम जो बुद्धिजीवी हैं और वो ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग भारत को कैसे फिर से बचा ले, उसका पुनरुद्धार कर ले, तभी डिसलॉयल्टी नाम की एक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत जो हाकिम की इच्छा अर्थात राजा की जो इच्छा थी उसके तहत इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आते हैं 6वें और अंतिम अंक पर, गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, तभी भारत भाग्य का प्रवेश होता है। वह भारत को जगाता है और जब भारत नहीं जागता तब अनेक यत्न करके फिर से जगाने की कोशिश करता है। अंत में हार कर उदास होकर कहता है, हाय भारत को आज क्या हो गया है, आखिर परमेश्वर क्यों इससे ऐसा रूठा है। हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन न आएंगे। हाय क्या यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। हाय यहीं के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे अर्थात जगत में उनकी प्रतिष्ठा थी। भारत भाग्य भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टाएं करके उपाय करके निष्फल होने पर रोकर कहने लगता है, हाय भारत को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है। सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाय देव तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उनके घरों में तूने दिया बालने वाला भी नहीं छोड़ा। हाय जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रंतिदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अनेक यत्न करने पर भी जब भारत भाग्य भारत को नहीं जगा पाता तो निराश होकर भारत भाग्य अपनी छाती में कटार मार लेता है। यही नाटक समाप्त हो जाता है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यह एक दुखांत रचना है। अब आते हैं हम लोग नाटक के कलेवर पर। देखिए, भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक पतन का द्योतक है। भारत की करुणाजनक परिस्थिति उसका प्रधान आधार है। इस कथा से शाखा प्रशाखा नहीं निकलती है, उसमें दुरूहता का अभाव है। वह समान गति से आगे बढ़ती चली जाती है और चरम सीमा पर समाप्त हो जाती है। अंकों का विस्तार भारतेंदु ने स्वच्छंदतापूर्वक किया है। उनमें घटनाओं की प्रधानता न होकर एक भावना की प्रधानता है। कथा के प्रारंभिक अंश में ही रचना की कथा का आभास प्राप्त हो जाता है। भारतेंदु ने समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को आधार मानकर उसका संगठन किया है और वह भारतीय नवोत्थान कालीन भावना से पूर्णतः ओतप्रोत है। उसकी अधोगति में यदि विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों का हाथ था तो स्वयं भारतवासियों का भी कोई कम हाथ नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए और उसकी कुनीतियों की निंदा करते हुए जनहित पर जोर दिया। कथा में लेखक ने अपने भावों का मानवीकरण उपस्थित किया है। वास्तव में नाटककार ने जो प्रसंग उठाया है उसका सफलतापूर्वक और प्रभावोत्पादक ढंग से निर्वाह किया है। उसमें शिथिलता कहीं नहीं है। वास्तव में भारतेंदु ने अपनी इस रचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो नाटक का प्रारूप है या नाटक का कलेवर है या नाटक का स्वरूप है, वो तत्कालीन भारत का वास्तविक चित्र उकेरता है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं पात्र चयन पर। देखिए, भारत दुर्दशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं। भारतेंदु के समय में एक ओर तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों ओर विद्यमान थे, दूसरी ओर भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिक्षित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में संलग्न थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक शासन नीति के फलस्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ संपर्क स्थापित का जो परिणाम दृष्टिगोचर होना चाहिए था, वह नवशिक्षितों के प्रयास करने पर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पालित पोषित अल्पसंख्यक नवशिक्षितों को छोड़कर अधिकतर नवशिक्षित पश्चिम की चकाचौंध उत्पन्न करने वाली सभ्यता के आघात से मार्गभ्रष्ट हो गए थे। इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़ा भाग शेष था वह अंधकार लिप्त था। यही सब कारणों के कारण भारतेंदु जी ने मानसिक वृत्तियों तथा अवगुणों को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, भारतेंदु जी के इस कथन से हमें यह पता चलता है कि इसमें जितने भी पात्र हैं वास्तव में वो मानसिक विकृति का प्रतीक हैं। जो वर्ग उस समय भारतीय समाज में पढ़ा लिखा था वो भारत के उत्थान के बजाय वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में ढल चुका था और उन्हीं के गीत गा रहा था। यही कारण था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ऐसे पात्रों का चयन किया जो वास्तविक रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। संवाद योजना देखिए, भारत दुर्दशा में पात्रों के संवादों में भारतेंदु को सफलता प्राप्त हुई है। स्वगत कथनों के द्वारा उनके पात्र परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। स्वगत कथन अर्थात आरंभ में स्थिति की जानकारी दे देना। भारत भाग्य का स्वगत कथन इसका एक उदाहरण है। वह अपनी दशा की व्याख्या या उसका विश्लेषण भी करता है। भारत दुर्दशा के कथोपकथन पात्रों के चरित्र और उनकी मनोदशा तथा आंतरिक भावों पर प्रकाश डालने वाले हैं। उनसे नाटकीय कथा वस्तु को गति प्राप्त होती है और अनेक ऐसी बातों का पता चलता है जिन्हें नाटककार स्वयं अपनी ओर से न कह सकता था। भारत भाग्य, भारत दुर्देव, बंगाली, एडिटर, कवि, देसी आदि पात्र अपने स्वभाव और धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के अनुकूल भाव प्रकट करते हुए कथोपकथन में संलग्न होते हैं। वे अपनी विभिन्न स्थितियों के अनुसार भाव प्रकट करते हैं। ऐसा देखने में नहीं आता कि एक दुष्ट पात्र सज्जन की भांति बात करे। भाषा भी सब पात्रों की स्वाभाविक है। अर्थात संवाद योजना से एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जिन बातों को भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं नहीं कह सकते थे या किसी जीवित कैरेक्टर के माध्यम से नहीं कहलवा सकते थे, उसको उन्होंने मनोभावों के माध्यम से कह दिया, जिससे नाटक
और भी अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला बन गया। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है रस योजना। देखिए, भारत दुर्दशा में भारत दुर्देव के प्रयास में उत्साह होने के कारण वीर रस और भारत भाग्य की अवस्था में करुण रस माना जाएगा, क्योंकि भारत दुर्देव पूरे उत्साह के साथ भारत को बर्बाद करने के लिए क्रियाशील है, इसलिए वीर रस, और भारत भाग्य अपनी अवस्था में रो रहा है, इसीलिए करुण रस। हास्य के लिए भी उसमें कहीं कहीं उपयुक्त स्थल आ गए हैं। भारतेंदु की इस रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के जीते जागते चित्र मिलते हैं। उसमें हमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी मिलती है। रंगमंच की दृष्टि से भी भारत दुर्दशा में कुछ परिवर्तनों के बाद, जैसे अगर हम लोग लंबे लंबे पद्यात्मक अंश या स्वगत कथनों को छोटा कर दें तो कोई कठिनाई दृष्टिगोचर नहीं होती। उसके प्रतीकात्मक पात्र रंगमंच पर भली भांति दिखाए जा सकते हैं। वास्तव में सभी दृष्टियों से भारतेंदु की यह रचना एक सफल रचना है और हिंदी साहित्य में उसका गौरवपूर्ण स्थान है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत दुर्दशा में करुण रस, वीर रस और हास्य रस की प्रधानता है। प्रतीक योजना। वास्तव में भारतेंदु भारतीय नवोत्थान के साकार प्रतीक थे। वे पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करके पाठकों तक इस नाटक का मूलभूत ध्येय उद्देश्य पहुंचाने में सफल रहे हैं। यहाँ एक ओर यदि उनकी दृष्टि भूतकाल के गौरव की ओर थी, तो दूसरी ओर वे प्राचीन और नवीन के सुंदर समन्वय द्वारा भविष्य की ओर आशा लगाए हुए थे, और ये सभी कार्य प्रतीकों के माध्यम से बखूबी हो रहा है। वे देश को पतन के गर्त से निकालकर उन्नति की ओर ले जाना चाहते थे, किंतु देशवासियों की निर्दम्यता देखकर उन्हें अत्यंत मानसिक क्लेश होता था। भारत दुर्दशा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अर्थात प्रतीकों के माध्यम से भी ये भारतवासियों को ये बताना चाहते थे कि भारत प्राचीन समय में जैसा था, वर्तमान समय में भी वो उससे बेहतर हो सकता है अगर भारतवासी उद्यम करते रहें तो। दुखांत रचना। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा निश्चय ही यह नाटक दुखांत है, क्योंकि छठे अंक में दो ही पात्र हैं, अचेत पड़ा भारत और उसको जगाने के लिए सतत सक्रिय भारत भाग्य। भारत भाग्य का लंबा एकल संवाद इस अंक में सुनियोजित है। संवाद में भारत के अतीत का गौरवगान और वर्तमान विषण जीवन के लिए गहरा दुख प्रकट करता है। भारत भाग्य की गहरी वेदना और घोर विषाद भारत के लिए है, और दुर्दशा से उद्धार का उपाय न देखकर वह आत्महत्या अर्थात वो कटार से आघात कर लेता है। भारत भाग्य की आत्महत्या में एक प्रकार से अत्यंत स्पष्ट रूप से भारत के अदृष्ट भविष्य की हत्या है। नाटककार ने पश्चिमी नाट्य शैली से प्रभावित होकर नाटक को दुख पर्यावासी बनाया है। अर्थात नॉर्मली कोई भी नाटक होता है उसका अंत सुखांत होता है, अर्थात वो सुखद एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी रचना मानी जा सकती है अपने समय की जो दुखद समापन देती है और लोगों के मन में ये विचार छोड़ जाती है कि क्या हमें कुछ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भारत भाग्य ने आत्महत्या कर ली थी। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है स्वदेशी प्रेम। देखिए, इस नाटक में यदा कदा स्वदेश प्रेम की भावना पर जोर दिया गया है। दिखावा, अपव्यय, कोर्ट कचहरी के चक्करों में जितने पैसे की बर्बादी होती है, उन सब का कारण पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण ही है। इसी बात को व्यंग्यात्मक दृष्टि से भारतेंदु जी ने प्रकट किया है और साथ ही साथ स्वदेश प्रेम पर बल दिया है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पर बल दिया है, ताकि भारत का धन भारत में रहे। अगला बिंदु विशेष। देखिए, रचना की दृष्टि से यह भारत की पहली राजनैतिक समस्याओं पर लिखी गई कृति मानी जाती है। भारतेंदु से पूर्व रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने अपना आनंद रघुनंदन नाटक लिखा था। यह नाटक छंद, गद्य, पात्र, प्रवेशादि आदि अन्य नाट्य लक्षणों से समन्वित आगामी नाट्य युग का अग्रदूत है। नाटक पद्यात्मक अधिक और ब्रज भाषा गद्य में है।
इस नाटक में राम कथा के वर्णन के माध्यम से देश प्रेम और स्वाभिमान रक्षा की बात कही गई है, परंतु फिर भी भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा सार्वभौमिक रूप से भारत की खंडित होती अस्मिता को प्रस्तुत करती है और यह संदेश भी देती है कि समय रहते हमें संभल जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो ये भारत की पहली राजनीतिक समस्याओं पर आधारित कृति मानी जाती है। अंक विशेष देखिए, 6 अंकों में से नाटक का 5वां अंक नाटक के वस्तु विकास और आधुनिकता के बोध के प्रतिफल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 अंकों में यही अंक ऐसा है जिसमें देश की पराधीनता, अंग्रेजों द्वारा शोषण, उत्पीड़न, आपसी फूट, कलह आदि नाना रोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। राष्ट्र की एकता, देश में वस्त्र का उत्पादन, अंग्रेजों के भारत छोड़ने की कल्पना इतने वर्षों पूर्व नाटक में की गई है। अतः पूरे बलपूर्वक कहा जा सकता है कि यह अंक ही ऐसा है जिसमें भारत को दुर्दशा से ऊपर उठाने का संकल्प किया गया है। यही अंक जिसमें दुखांतता के विरोध में सुख सौभाग्य की शीतल मंद सुगंध हवा की ताजगी को हम महसूस करते हैं। 5वां अंक ही ऐसा है जिसमें सारे संवादों की रचना गद्य शैली में हुई है, अर्थात इसमें पद्य नहीं है, केवल गद्य है। आधुनिकता का बोध तो इसमें है ही और भविष्य में उठने वाले नूतन नाट्य चिंतन की भी झलक मिलती है। तो 5वां अंक विशेष रूप से एक सकारात्मक सोच के साथ प्रकट होता है और कुछ लोग, खास करके 7 लोगों की एक सभ्य टीम भारत के उद्धार के बारे में सोचती है, विचार करती है। अब हम लोग आते हैं अंतिम बिंदु पर, अंक विशेष 6वां। देखिए, 6ठा अंक नाटक का अंतिम अंक है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग संवाद के लिए किया गया है। इसमें 2 ही पात्र है, अचेतनावस्था में पड़ा मुमूर्षु भारत अर्थात मरने के कगार पर भारत, और उसको जगाने वाला भारत भाग्य। भारत जागता नहीं और निराश होकर भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। सामान्य नाट्य नियमों के अनुसार भारत भाग्य के आत्महत्या कर लेने से यह नाटक दुखांत तो है, परंतु भारत भाग्य ने भारत के अतीत का बड़ा ही प्रभाव स्पर्शी गौरव गान किया। उससे आत्मोत्थान तथा भारत की दुर्दशा से भारत के उद्धार की प्रेरणा मिलती है। यदि हम आलस्य, अकर्मण्यता, आपसी कलह, लोभ, मोह, मदिरा आदि के शिकार नहीं बनेंगे तो भारत फिर से स्वर्णिम हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने भारत दुर्दशा के 19 बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन किया। मेरा ये मानना है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और साथ ही साथ भारत दुर्दशा से जुड़े जितने भी शंकाएं आपके मन में होंगी वो मिट गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।